फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कराने जा रहा हूँ। जैसे कि हम लोगों ने एसएससी का प्रिंट ऑफ प्रैक्टिस सेट कर ली है, ठीक है। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आप लोगों को सभी 2021, 22, 23, 24 4 सालों के सारे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जो कि हमारे प्रीवियस में आए हुए जितने भी सारे मेरे प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक। तो आज बात करेंगे अपने प्रैक्टिस नंबर 10 की, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखो, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यह किसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 960 रुपए है, समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर। देखो इसमें रेट हमको कितने दिया, 6%। देखो 6% को अगर हम लोग 2 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे कितना हो जाएगा, या रेट में वो परसेंटेज में 12% हो जाएगा, जबकि हमको वो रुपये में कितना दिया, 960 रुपया दिया, ठीक। अब हमसे कह रहे हैं कि 6% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। देखो अगर कभी भी आपको रेट मान लिया वो 6% दी है, तो अगर हम लोग 2 साल का सेम निकालेंगे तो इस ए प्लस बी प्लस का ए बी अपन 100 से निकाल देंगे, ठीक। तो इनको जोड़ देंगे 12 हो जाएगा, और प्लस ए और बी का गुणा करेंगे 36/100, ठीक। तो हमारी रेट यहाँ से कितनी आ जाएगी, मतलब 2 साल का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 12.36%। तो वो इसकी वैल्यू दे पूछ रहा है, ठीक। तो इसकी वैल्यू पूछा, 2 साल का सेव हमारा क्या हो जाएगा, 12.36, ठीक। तो अगर हम लोग 12 की वैल्यू दी, इसको हम लोग 12 काटेंगे, 12 के 96। अब हम लोग क्या बोलेंगे, देखो एक क्या जाएगा, यहाँ 2 जीरो बचेंगे, जाके 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, ठीक। और हम लोग अब दशमलव को ध्यान नहीं देंगे, जाके यहाँ ये देखेंगे, जाके हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। मैं हर सेट में आप लोगों को यही बताता हूँ को आप लोगों को डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है, आप लोगों को आंसर को देख के कैलकुलेशन करना है, ठीक। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें जाके, तो ऑप्शन में देखेंगे जाके कि पहले ऑप्शन में 4 है, ठीक है, लास्ट डिजिट, और दूसरे ऑप्शन में 8 है, तीसरे में 2 है, और चौथे में 1 है, ठीक। तो 8 देखो, अगर हम लोग यहाँ से गुणा करें, 8 6 48 आएगा, मतलब लास्ट डिजिट क्या है, 48 आएगा, ठीक। तो हमारा एक ही ऑप्शन क्या है, जो हमारा लास्ट डिजिट 8 दे रहा है, ठीक। और नीचे 10 है, उसे 1 दशमलव तो लगी जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम लोगों को आगे का कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक। 988.8 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और मैं इन्हीं चीजों को आप लोगों को फोकस करने को ध्यान देता हूँ, ठीक। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेशन को किया करेंगे। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 48 सेंटीमीटर है और 64 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या है। देखो जो समचतुर्भुज का विकर्ण होता है, ठीक, जो समचतुर्भुज का विकर्ण होता है हमारा, ठीक, याद रखना जाके एक प्रॉपर्टी होती है समचतुर्भुज के विकर्ण की, ठीक। ये जो हमारे विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर समविभाजित करते हैं, ठीक। मतलब जो इतना होगा वही इतना, जो ये होगा वही ये होगा, ठीक। तो वो बोल रहा है कि ये वाला एक विकर्ण कितना है, 48 सेंटीमीटर, को उसको हम लोग आधा निकालने पे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक। और दूसरा विकर्ण कितना 64, उसका आधा ये निकालेंगे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब हम लोग ये देख रहे हैं, देखो याद ये प्रॉपर्टी होती है समचतुर्भुज की, ठीक, कि उसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, ठीक, 90 डिग्री कोण पर, ठीक। तो ऐसे ही जब ये पूरा 48 दिया तो ये कितना, इतना पार्ट कितना हो जाएगा, इतना 24 हो जाएगा। ऐसे ही पूरा ये 64 दिया, ये पार्ट कितना हो जाएगा, 32। अब हम लोग यहाँ पे जब यहाँ पे ये समविभाजित करते हैं 90 डिग्री के कोण पर, ठीक। तो यहाँ देखो अगर हम लोग ये देखे जाके ये 6 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल है, यहाँ एक ट्रिपलेट बनना है 6 8 10 का। ये 6 का कितने गुना है, 24 गुना, ये 8 का कितने गुना है, सॉरी 6 का कितने गुना है, 4 गुना 24, और 8 का कितने गुना है, 32, 4 गुना। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 गुना 40 हो जाएगा। और 40 के हिसाब से वो पूछ रहा है कि इस समचतुर्भुज का परिमाप बताना। 4 भुजाएं समचतुर्भुज की 4 भुजाएं बराबर होती हैं, तो 40 को 4 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 160 आ जाएगा, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी जो है समचतुर्भुज का आप लोगों को याद रखना है। अब बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलो गेहूं का मूल्य में 1 किलो गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई है, और यह वृद्धि 25 रुपए की है। प्रति किलो गेहूं का नया मूल्य क्या है। देखो अगर वो कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि, 50% मतलब होता है 1/2, उसका प्राइस क्या था, 2 से था, और 1 की वृद्धि अब कितना हो गया जाके, 3 हो गया जाके।
ठीक। ऐसे देखो रेशियो में कितने की वृद्धि, 1 की हुई जाती, जबकि रुपए में कितना बोल रहा है, वो रुपए में बोल रहा है कि 25 रुपए की वृद्धि हुई है। ठीक, तो 1 की वैल्यू 25, ये हमारा प्रारंभिक मतलब पुराना मूल्य हो गया, और ये हमारा गेहूं का क्या है, नया मूल्य, तो वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा, 25 या 75। ठीक, तो उसका जो मूल्य हो गया जाके गेहूं का जो नया मूल्य होगा वो कितना होगा जाके 75 रुपए होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो उसे यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। देखो आसान सा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि 150 किलोमीटर की यात्रा को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। ठीक, तो 50 5 में 15 30 किलोमीटर क्या आ जाएगी जाके, सॉरी 3 घंटे क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा जाके। ठीक, तो यात्रा को कितना समय समाप्त करेगा, 3 घंटे में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब लोग बात करेंगे अपने अगले। देखो जल्दी से फास्ट फास्ट करना जाके, क्योंकि 20 क्वेश्चन होते हैं, आप लोग को कम से कम आधे घंटे के अंदर फिनिश कर लो तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक, फालतू टाइम नहीं देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी 6000 रुपए में खरीदी गई और 5500 रुपए में बेची गई, हानि प्रतिशत देखो 500 रुपए की इसको हानि हुई जाके, बोल रहा है 6000 में खरीदी गई 5500 में बेची गई, तो 500 की हानि हुई जाएगी, कितने की हुई जाके 6000 की हुई जाके, तो उसको परसेंटेज में चेंज कर लो। ठीक, तो ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे जाके, और ये 3 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, तीनों जीरो। ठीक, तो कितना आ जाएगा 50/6। ठीक, अगर हम लोग इसको काटेंगे 6 से कितना आ जाएगा, चलिए 48। ठीक, अब फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, पूरा कैलकुलेशन कभी नहीं करना। अगर हम लोग ऑप्शन को देखेंगे जाकर, तो इसमें 2 ऑप्शन है जो 8 से स्टार्ट है, जैसे कि ए ऑप्शन 8.08% है और बी ऑप्शन क्या 8.33 है, तो 6×48, तो एक अभी एक अंक और कर लेंगे हम लोग कैलकुलेशन ना, तो 20 बचेगा 36 18, दशमलव के बाद 3 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 8.33%। ठीक, कभी भी आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक, क्योंकि एग्जाम में जो कैलकुलेट ऑप्शन होते जाके थोड़ा सा अगर उनकी आप हेल्प लेंगे जाके, तो आप पेपर को बहुत अच्छे टाइम में कर लेंगे जाके, और जो फालतू की जो कैलकुलेशन होगी उससे बच जाएंगे। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि पी क्यू और आर का औसत 40 रुपए है, 40 है। यदि पी और क्यू का औसत 35 है तथा क्यू और आर का औसत 45 है, तो क्यू का मान देखो, पी क्यू आर का औसत कितना दिया है, पी क्यू आर का औसत दिया 40, तो उनका योग कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। पता नहीं हो कैसे निकाला जाता, 3 है 3 का मल्टीपल, और पी प्लस क्यू का औसत कितना है, पी प्लस क्यू का औसत है 35, तो उसका योग कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक, और ये बोल रहा है कि Q प्लस आर का औसत, Q प्लस आर का औसत कितना है 45, योग कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो P प्लस Q प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक, और इसमें से देखो पी क्यू और आर को हम लोग घटाएंगे तो यहाँ क्यू बचेगा जाके, तो इधर घटाना है 60 में से पी क्यू आर का मान कितना इधर घटाएंगे 120, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 40 आ जाएगी। ठीक, और ऐसे भी क्वेश्चन को नहीं करना था आपको, बस इतना याद रखना था, थोड़ी सी जब प्रैक्टिस हो जाएगी, जो पी क्यू आर का औसत था तो 40, उसका योग हो जाएगा 120। ठीक, और 120 को हम लोगों को क्या करना है जाके, किसमें घटा देंगे जाके, जब वहां पे Q प्लस आर, P और Q का औसत 35 दिया, 35 दूनी 70, और Q और R का औसत 45 दिया 90, तो उसको किसमें घटाना जाके 160 में घटा देना डायरेक्ट, बस इतना सा इसमें करना था। ठीक, आंसर कितना आ जाएगा 40, तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि वो आंसर कैसे ये आ जाके। ठीक, तो प्रैक्टिस इस तरीके करो कि आप चीजों को क्या करो जाके, मतलब शॉर्ट में वहां पे कर सको जाके। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि की जाए तो औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी, तो औसत आयु में वृद्धि क्या, देखो जब कभी भी कह दे कि इतने नंबरों का औसत इतना है और बोले कि प्रत्येक नंबर या प्रत्येक छात्र कुछ भी हो सकता है, उसमें क्या इतने की वृद्धि की जाए, तो एवरेज में भी उतने की वृद्धि हो जाती है। और अगर ये कहे कि इतने का कमी की जाए तो पूरे एवरेज में भी उतने की कमी की जाती है। बस याद रखना है वहां पे समान सारे लोगों में मतलब जोड़ने वृद्धि
कमी को बोले, ठीक। जैसे यहाँ पे देख सकते क्या, प्रत्येक छात्र की आयु, तो ठीक, प्रत्येक का मतलब वो जो 30 छात्र है सबकी आयु में 5 वर्ष की वृद्धि की जाए, ठीक। तो पहले एवरेज कितना था, 20 था, अब 5 की वृद्धि की जाएगी तो एवरेज कितना हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा, ठीक। अच्छा कह रहे सर ये नहीं पूछ रहे कि अब एवरेज कितना हो जाएगा, कह रहा है कि तो उसकी आयु में वृद्धि कितनी ज्ञात कीजिए, तो 5 ही होगी जाके, ठीक। इसमें ये बोला है, ये नहीं बोला कितने औसत हो गया, कह रहा आयु में वृद्धि कितनी होगी, तो 5 ही होगी जाके, ठीक है। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एम एन पी, देखो वो बोल रहा है कि एम एन और पी इनका रेशियो कितना दिया है, 3:7:5। अब वो आपको उसने ये भी दिया कि पी और क्यू का रेशियो कितना है, 1:2, ठीक। तो आपसे ये कहा है कि एम रेशियो क्यू का मान आप लोगों को बताना है। एम रेशियो क्यू का मान देखो क्या होगा, देखो अगर हम इस दोनों में देखें तो पी यहाँ पे कॉमन है, ठीक, पी क्या है यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पी का मान कितना है, 5 है, यहाँ पी का मान कितना है, 1 है, और तो देखो यहाँ 1 का कितने गुना यहाँ पी है, 5 गुना है, तो यहाँ पे एम भी कितने गुना होगा जाके, 5 गुना होगा जाके, एम कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और क्यू का तो मान दिए ही है, ठीक। अच्छा एम का तो मान यही होगा जाके, ठीक, एम का मान कितना रहेगा, 3 रहेगा, एम का तो मान हमको डायरेक्ट दिए ही है, ठीक। और पी का मान यहाँ कितना है, देखो पी को अगर हम लोग देखिएगा, 1 मिनट आप ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे पी रेशियो क्यू है, ठीक, और यहाँ भी पी है, यहाँ पी का मान कितना है, 1 है, यहाँ पे पी का मान कितना है, 5 है, ठीक। तो यहाँ की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो जो यहाँ की वैल्यू पूछ रहा है, जो यहाँ पे वो ऐसे ही सेम रहेगा, यहाँ का बदलेगा जाके, ठीक। तो 1 से वैल्यू क्या हो रही है, 5 हो रही है, तो क्यू भी 2 से कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 हो जाएगा, तो एम और क्यू का रेशियो क्या आ जाएगा, 3:10, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डब्ल्यू और एक्स मिलकर एक काम 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक्स और वाई मिलकर उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि डब्ल्यू एक्स और वाई सभी मिलकर काम करें तो वही काम 30 दिनों में पूरा हो जाता है। डब्ल्यू और वाई मिलकर उस काम को कितने दिनों में, देखो तो ये बोल रहा है कि डब्ल्यू और एक्स जो है वो मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, डब्ल्यू और एक्स मिलकर उस काम को 40 दिनों में करते हैं, ठीक। और कह रहे कि एक्स और वाई मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, एक्स और वाई मिलकर उस काम को 60 दिनों में कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि जब डब्ल्यू एक्स और वाई तीनों मिलते हैं तो वो कार्य को कितने दिनों में करते हैं, जब तीनों मिलते हैं तो वो कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तब वो उसी काम को 3 दिनों में करते हैं। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120, तो 40 से काटेंगे तो इसकी क्षमता इन दोनों की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी, इसकी 4 आ जाएगी। वो कह रहा है कि W और Y मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब 120 काम को W और Y मिलकर, तो हम लोग W और Y की क्षमता से भाग कर देंगे। देखो यहाँ पर x और y का मान, देखो W और x का मान 40 दिया, यहाँ W और x की क्षमता 3 दी है, यहाँ जब 3 रखेंगे तो y की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1, y की क्षमता आ गई 1, ठीक। और जब हम लोग y का मान यहाँ पे रखेंगे, x प्लस y की योग क्षमता 2 है, y का मान 1 रखेंगे तो x की क्षमता भी 1 आ जाएगी, x का मान 1 यहाँ रखेंगे तो w की क्षमता कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो 2, ठीक। तो 120 काम को 3 क्षमता से कितने दिनों में कर देंगे, 40 दिनों में उस काम को कर देंगे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4500 रुपए है और विक्रय मूल्य 3900 रुपए है तो छूट क्या है। देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, उसमें 4500 मार्केट प्राइस था और 4500 की में वो विक्रय मूल्य, छूट कितने की हो जाएगी, 600 रुपए की हो जाएगी, क्योंकि उसने रुपए ही पूछे हैं यहाँ पे, ठीक। तो देखो आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद भी 50% लाभ होता है, जब कोई छूट नहीं दी जाती तो लाभ प्रतिशत। मैंने आप लोगों को सीपी और एमपी में एक रिलेशन बताया, सीपी बटे एमपी का रिलेशन क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ठीक।
तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना उसको, सीपी और एमपी का रेशियो कितना आ जाएगा, कितने का डिस्काउंट दे, 50% की छूट देगा, तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और उसको प्रॉफिट कितना, 50% का लाभ भी, तो 150 हो जाएगा। प्रॉफिट होता है प्लस लेते हैं, लॉस होता है माइनस, तो प्रॉफिट होगा तो प्लस लिया। अगर हम लोग यहाँ से निकाले जाके इनका रेशियो कितना, 1:3, ठीक। अब वो कह रहा है कि यहाँ एमपी रहेगा, सॉरी, वो कह रहा है कि अगर वस्तु को पर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, मतलब 3 रुपए का अगर उसका मार्केट प्राइस है और उस वस्तु को 3 रुपए की बेची जाए, तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा जाके, 1 रुपए उसका सीपी है, ठीक, 1 पर कितने, और 3 रुपए का मार्केट प्राइस, उसी मार्केट प्राइस पर बेच दी जाएगी, तो उसको 2 रुपए का लाभ होगा, ठीक। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, परसेंट में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200% उसको टोटल प्रॉफिट होगा जब वो डिस्काउंट नहीं देगा जाके। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 30% है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 30% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, देखो इसको क्वेश्चन को देखो हम लोग कैसे करेंगे। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का जो अंतर है a माइनस बी, उनके योग का कितना है, 30%, 30% किस समय कितनी होती है, 3/10। अगर हम लोग यहाँ से रेशियो निकाले a प्लस बी बटे a माइनस बी का, तो 10:3 आ जाएगा, 10/3। अब हम लोग वो कह रहे हैं कि तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या, देखो बड़ी संख्या ये है हमारी एक, और छोटी संख्या ये। यहाँ हम लोग एक नियम लगाएंगे, कंपेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक। कंपेंडो एंड डिविडेंडो को जब हम लोग लगाते हैं, अगर हमको इसकी वैल्यू चाहिए तो हम लोग इसको इसमें जोड़ के, ठीक, इसको हम लोग इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जाके 13 आ जाएगा, ठीक। और बी की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग इसमें इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 7, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात कितना आ जाएगा, 13:7। यहाँ पे कौन सा नियम लगा जाके, कंपेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की। देखो 12 के क्वेश्चन आए हैं, अभी मैंने पिछले प्रैक्टिस में आप लोगों को 12 का क्वेश्चन कराया था, और फिर से देखो 12 का क्वेश्चन आया है। वो कह रहे हैं कि 0.41 बार को भिन्न में बदलिए, ठीक। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जाके, देखो 41 यही है ना, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले उस संख्या को पूरी लिखेंगे, ठीक। हम लोग उस संख्या को लिखेंगे जाके, ठीक है। और हम लोग फिर उसमें क्या करेंगे जाके, हम लोग जिससे बार नहीं है उसको लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद जितने अंकों पर बार था उतने 9 लिखेंगे, और जितने अंकों पे बार नहीं है, दशमलव बाद, वो क्या लिखेंगे, उतने 0 लिखेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, 37/90। ये तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को, मतलब पहले हम लोग पूरा नंबर लिख लेंगे, संख्या, फिर जिस अंक पर बार नहीं है उस संख्या को घटा देंगे, नीचे क्या लिखते हैं, जितने अंकों पर बार है उतने बार 9, एक अंक पर बार है तो 1 बार 9। अगर मान लो यहाँ पे एक और अंक होता, 2 अंकों पे बार होता, 2 बार 9 लिखते, ठीक। अब जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0, ठीक। तो 37 कितना आ जाएगा, 90 क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन पिछले सेट में आया था कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ के जाननी है सारी। देखो पहला ऑप्शन क्या है, 3 7 8 9। देखो पहला ऑप्शन दिया है 3 7 8 9, अगला ऑप्शन दिया है 7 8 5 7, 1 8 4 5 और 3 6 6 5 8। हम लोग क्या करेंगे, बस ये देखते हैं 9 से, देखो 9 का मतलब देखो 9 कट जाएगा, 8 8 9 8 7 15 3 18, मतलब ये संख्या 9 से कट जाएगी। वो पूछ कह रहा है कौन सी संख्या 9 से डिवाइड नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये संख्या 9 से कटेगी, ठीक। अब 8 7 15, ठीक, और 15 5 कितना हो जाएगा 20, और 20 5 27, ये भी संख्या कट जाएगी तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे 8 1 9 5 9, ये भी संख्या कट जाएगी, ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे 3 6 9, ये तो कट गया जाके 5 8 5 13, तो ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक, और आए हैं, इसमें आ क्या सकता है, क्योंकि पिछले सेट में मैंने आपको 11 की डिविजिबिलिटी पर क्वेश्चन कराया था। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 15।
अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। यदि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिनों में पूरा कर सकता है तो अमर कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है। देखो वो ये कह रहा है कि अमर और सचिन, अमर जो है सचिन से 10% अधिक कुशल है। 10% की फ्रिक्शन वैल्यू 1/10 होती है। मान लिया कि सचिन की क्षमता कितनी है 10 है, तो अमर कितनी की क्षमता कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि अमर जो है एक काम को कितने दिन, सचिन एक काम को कितने दिनों में करता है 44 दिनों में। सचिन अकेले 10 की क्षमता से एक काम को 44 दिनों में करता है, तो ये क्या हो जाएगा टोटल कार्य हो जाएगा। और मुझे इसी टोटल कार्य को अमर कितने दिनों में करेगा, 11 क्षमता से 11 चौको 44, तो आंसर कितना आ जाएगा 40। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर एक से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 40। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये देखो इसमें भी कई सारे सवाल हो चुके हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1408 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 352 महत्तम समापवर्तक। पता है फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या इज इक्वल टू लासा इनटू मासा। ठीक, तो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 1408। इनका लासा कितना दिया है, लासा तुमको दिया है 352। ठीक, तो मासा पूछ रहा है, डिवाइड कर देंगे मासा आ जाएगा। अब आप ऑप्शन को देखो जाके, देखो दो में कितने का गुणा किया जाएगा कि 8 है, दो में हम लोग 4 का गुणा करेंगे तभी तो 8 आएगा ना। ऑप्शन नंबर ऐसा देखेंगे जिसका लास्ट डिजिट क्या हो 4 हो जाती है। ठीक, और कई ऑप्शन होंगे तो हम लोग भी गुणा करके चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग ऑप्शन को देखें जाके तो पहला ही ऑप्शन जो हमारा 4 है, मतलब मासा इसका क्या होगा जाके 4 होगा जाके। आंसर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 4। तो ऐसे ही हम लोग को कैलकुलेशन पे फोकस करना है। आप लोग ध्यान देते होंगे मैं हर सेट में एक दो ऐसे क्वेश्चन जरूर होते हैं जो इसी कैलकुलेशन पे मैं करता हूँ। ठीक, तो कभी भाग करना तो आप उसके ऑप्शन को देखा करोगे, अगर किस आप सारे ऑप्शनों के लास्ट डिजिट अलग अलग है तो ऐसे मल्टीपल करा लिया करो। ठीक, अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 18। कह रहे हैं कि 285, 301 और 387 के महत्तम समापवर्तक, मतलब 258 और 301 और 387। देखो हमें कुछ नहीं करना है, इनका मासा पूछ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, इनका अंतर निकाल लेते हैं। ठीक, इनका अगर हम लोग अंतर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 11 में 8 जाएगा 3 बचेगा। ठीक, और 9 में 5 दिया जाके 4 बचेगा। ठीक, और इधर देखो अगर अब देखो जरूरी नहीं आप इसका भी अंतर निकाल लें। ठीक, अब अगर हम एक ही इससे भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक, अब अगर यहाँ पे देखो तो ये क्या है जाके अभाज्य संख्या है जाके, अभाज्य संख्या का मासा दो नंबर में अगर कोई एक अभाज्य संख्या है तो उनका मासा वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक, तो 43 ही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी आप इसको भी कर सकते हैं, 7 में 1 जाए जाके 6 बचा जाके 8 में 0 जाएगा 8। ठीक, तो देखो अब 43 और 86 का मासा कितना होगा जाके 43। तो कभी भी 3 नंबर दे उनका महत्तम समापवर्तक पूछे तो हम लोग क्या करेंगे जाके उनके अंतर का भी महत्तम समापवर्तक निकाल के हम लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि यदि किसी निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 रुपए है। देखो 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है 1782। ठीक, 1782। तो वो कह रहा है कि 10 वर्षों का साधारण ब्याज याद कीजिए। ठीक, उसी ब्याज दर पर उसी राशि पर 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। देखो अब हम लोग फिर से देखो जाके फिर उसी हम लोग तरीके से आंसर देंगे। अगर हम लोग ऑप्शन देखें जाके देखो यहाँ पे 0 तो सब में लास्ट 0 तो आएगा ही जाके। ठीक, 0 के बाद दूसरा अगर हम लोग देखें जाके कि 3 में कितने का गुणा करेंगे, लास्ट डिजिट 2 आएगा तो 4 का गुणा करेंगे। अब वो चीज देखो आप लोग प्रैक्टिकल चेक कर लो। तो अगर हम लोग 4 देखें 0 के बाद 4 कहाँ पे, पहले ऑप्शन में, तीसरे में, चौथे में, तो हम लोग क्या करेंगे अब इसको काट लेंगे जाके। ठीक, तो इसे अगर मिल एक से ज्यादा ऑप्शन मिला तो हम लोग उसको हल कर लेते हैं। ठीक, तो 3 पर 15 2 बचेगा, 3 9 17 3 चौको 12, तो 594 जीरो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो मतलब कि आप लोग समझ में आ गया ना, अगर दो एक से ज्यादा ऑप्शन मिलते तो क्या करना है। अब बात करेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अनुराग ने एक रेफ्रिजरेटर 30% की हानि पर 28,000 रुपए में बेचा। यदि वह
25% का लाभ कमाना चाहता तो उसे रेफ्रिजरेटर किस कीमत पर बेचना चाहिए? देखो 30% हानि का बाद उसने 28,000 रुपए का बेचा, 30% की हानि उठाई मतलब उसने 70% में बेचा, ठीक। और अगर 25% का लाभ कमाना चाहता तो 125 में बेचेगा जाके, ठीक। यहाँ से देखो इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 4, ठीक। और 25 को कितना होता है 500 होता है, 500 और 2 जीरो 50,000 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हमारे 20 क्वेश्चन खत्म हो गए जाके। तो दोस्तों मैं आप इसी तरीके से आप लोगों के लिए डेली एक प्रैक्टिस से लेके आऊंगा, ठीक है। तो फिर और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद हो तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।